नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत के औद्योगिक घराने, अरबपति और कारोबारी संकट में हैं। इन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से जो कर्ज ले रखा था, उसकी अदायगी भारी पड़ी हुई है। प्रॉपर्टी, स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मंदी न हो, घाटा न हो। कारपोरेट और कंपनियों की बैलेंस शीट में यदि मुनाफा है भी तो वह कहने को और दिखावे का है। इन पर कर्ज बढ़ रहा है, देनदारी बढ़ रही है। कई कारोबारी समूह डिफाल्टर है, लाखों करोड़ रुपए की कर्जदारी है और उनका पूंजी निवेश कमाई करके नहीं दे रहा, मतलब एनपीए बढ़ रहा है। ऐसे में इन सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की चेतावनी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बैंकों से कर्ज लेकर भागे लोगों से पाई पाई वसूलेंगे। फिर केंद्रीय वित्त मंत्री ने अलग कहा कि विजय माल्या जैसे कर्जदार बैंकों को सम्मान से बकाये का भुगतान करे, अन्यथा जांच एजेंसियों की जोर जबरदस्ती के लिए वे तैयार रहे। वित्त मंत्री के अनुसार बैंक और अन्य एजेंसियों के पास कानूनी कार्रवाई से दबाव डालने वाले तरीके हैं। संबद्ध एजेंसियां जांच कर रही है। जाहिर है, आने वाले दिनों में विजय माल्या जैसे मामले और हो सकते हैं। कई उद्योगपति अपनी कंपनियों को बेचने या देनदारी को रीस्ट्रक्चर करने की जुगाड़ में है। बुनियादी बात है कि देश की आर्थिकी में गति आए तो उद्योगपति आगे की सोचे। मार्च तक डिफॉल्टर और एनपीए के आंकड़े को भारी आशंकाएं हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर राज्यों में उनके कामकाज की शैली से कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी बढ़ी है। केरल में राहुल गांधी अपने बनवाए प्रदेश अध्यक्ष वीएम सुधीरन का पक्ष ले रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने ऐसे तेवर दिखाए कि राहुल गांधी को बैकफुट पर ला दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने 5 दागी विधायकों की टिकट काटने के राहुल के फैसले को वीटो कर दिया, जिसके बाद उनमें से 4 विधायकों की टिकट तय हो गयी। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनाव के ज्यादातर फैसले अपने मन से किए हैं। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग थलग हुए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए कुमारी शैलजा और अशोक तंवर की राहुल से करीबी के कारण उनसे टकराते रहे थे और अब माना जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला के कारण उन्हें मुश्किल आ रही है। सुरजेवाला की राहुल से करीबी के कारण हरियाणा का समीकरण बदला है। असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नाराज कांग्रेस विधायकों की अनदेखी की वजह से तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार संकट में आई। अब इसी तरह का संकट मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है। पंजाब में भी अपनी अनदेखी से नाराज जगमीत सिंह बराड़ ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। हिमाचल प्रदेश में भी विधायकों का एक समूह इस बात से नाराज है कि राहुल गांधी उनकी नहीं सुन रही हैं और आंख मूंद कर वीरभद्र सिंह या आनंद शर्मा का समर्थन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यह एक रणनीति के तहत हो रहा है। भाजपा जितना मुखर होकर ममता को निशाना बनाएगी, उनको उतना ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस और लेफ्ट के नेता उनके ऊपर भाजपा से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। तभी राहुल गांधी ने कहा कि एक स्टिंग पर नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की सरकार बर्खास्त कर दी, लेकिन वैसे ही स्टिंग पर पश्चिम बंगाल की सरकार को कुछ नहीं किया। राहुल और लेफ्ट नेताओं के ऐसे आरोपों का जवाब देने का एक ही रास्ता है कि भाजपा की ओर से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के ऊपर हमला हो। सो भाजपा के नेता ममता पर हमला जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अपनी सभाओं में उनको निशाना बनाएंगे। जयललिता के मामले में भाजपा के नेता बहुत सावधानी बरत रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर ने उनको निशाना बनाया था, जिसके तुरंत बाद पार्टी के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने सफाई दी। जानकार सूत्रों के मुताबिक पार्टी के आला नेता इस बात से नाराज हैं कि गोयल और जावड़ेकर ने अम्मा के ऊपर निजी हमला किया। इन दोनों ने कहा कि जयललिता किसी से नहीं मिलती हैं। एक तरह से इसका खंडन करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि वो 2 बार जयललिता से मिल चुके हैं और उन्हें उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कहा जा रहा है कि संसदीय राजनीति में दोनों महिलाओं की जरूरत को देखते हुए भाजपा ने सद्भाव बनाए रखने का फैसला किया है।
बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन जदयू और राजद में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हाल की 2 घटनाओं को लेकर जदयू नेताओं में बड़ी नाराजगी है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपनी टीम बनाई तो हत्या और अपहरण के कई आरोपों में जेल में बंद शहाबुद्दीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया। बताया जा रहा है कि कुछ कारणों से शहाबुद्दीन नाराज चल रहे थे और उन्हें खुश करने के लिए लालू ने उनको पद दिया है, लेकिन जदयू के नेता इससे खुश नहीं हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई है। इससे पहले भी राजद के 2 नेता शहाबुद्दीन से मिलने जेल में गए थे और उनकी मीटिंग की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई थीं, जिससे सरकार की किरकिरी हुई। इसी तरह पथ निर्माण विभाग की ओर से मीडिया में जारी किए गए विज्ञापन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं लगाए जाने से भी जदयू नेताओं में नाराजगी है। इस विज्ञापन में सिर्फ पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव की फोटो लगी थी। जदयू के जानकार सूत्रों का कहना है कि 10 अप्रैल को होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मसले पर चर्चा हो सकती है। असल में राजद के नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद के लिए पोजीशनिंग कर रही हैं। राजद के सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद इसी विधानसभा में अपने युवराज की ताजपोशी की तैयारी में है। राजद नेताओं की इस जल्दबाजी से भी जदयू नेताओं में नाराजगी है। हालांकि राजद नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जा रही हैं, इसलिए बिहार की राजनीति पर तेजस्वी का दावा बनता है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच कर्ज देकर इन वर्ग के लोगों की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नोएडा में बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के मौके पर स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि आज हम वर्षों तक देश सेवा करने वाले बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि देते हैं। मोदी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने मेरिट को तरजीह दी। बाबू जगजीवन राम ने देश को बहुत गौरवान्वित किया है। मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम ने हरित क्रांति के लिए बहुत कुछ किया। मोदी ने कहा कि कोई किसी भी पार्टी में रहा हो, हमें उन्हें याद रखना है जो देश के लिए जिए हैं। उन्होंने कहा कि सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हुनर में कोई कम नहीं है। जैसा हुनर मेरे पास है वैसा ही हुनर मेरे दलित भाइयों के पास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके एक मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को बुलाकर सरकार ने भारत माता की पीठ में छुरा भोंक दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा और आरएसएस वाले मुंह से भारत माता की जय बोलते हैं और आईएसआई को बुलाकर भारत माता की पीठ में छुरा भोंक देते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान की जांच टीम की लीक हुई रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान में खबर छपी है कि पठानकोट हमला भारत ने ही करवाया था और उसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था। इस खबर के हवाले से केजरीवाल ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने अपने देश का अपमान किया है। उनके एक मंत्री कपिल मिश्रा ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या आईएसआई के एजेंट हैं हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री भारत विरोधी ताकतों के आगे सरेंडर कर रहे हैं वो शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री कपिल मिश्रा के बयान के बाद भाजपा ने उनके ऊपर जोरदार पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल ने एक बार फिर अपनी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है। भाजपा ने उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश की सुरक्षा का मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में उछाल रहे हैं। भाजपा ने उनके ऊपर दिल्ली के लोगों से धोखा करने और उन्हें ठगने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक ट्वीट लिखने पर कपिल मिश्रा को भी भाजपा ने आड़े हाथों लिया। पठानकोट में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए भारत आई पाकिस्तान की साझा जांच टीम की रिपोर्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया में जांच टीम की कथित रिपोर्ट लीक हो गई है। इस रिपोर्ट में पठानकोट हमले को भारत का खुद कराया ड्रामा करार दिया गया है। एक टीवी चैनल पाकिस्तान टुडे ने जीआईटी की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि जांच टीम को इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हमलावर पाकिस्तान से गए थे। जांच टीम ने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने जांच में सहयोग नहीं किया। भारत से जांच करके लौटने के समय भी एक अधिकारी ने कहा था कि भारत ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। एक दूसरे टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक जांच टीम ने कहा कि उन्हें पठानकोट एयरबेस पर मुख्य दरवाजे की बजाय एक छोटे से दरवाजे से अंदर ले जाया गया और घटना स्थल पर सिर्फ 55 मिनट तक रहने दिया गया। इतने कम समय में कोई सबूत नहीं इकट्ठा किया जा सकता था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी। आज हुई करीब 2 घंटे की कैबिनेट मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया। इससे पहले तय किया गया था कि अभी सिर्फ देशी शराब पर पाबंदी होगी और 6 महीने के बाद पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। लेकिन देशी शराब पर पाबंदी के पहले 4-5 दिन में मिले रिस्पॉन्स से उत्साहित नीतीश कुमार ने 6 महीने पहले ही पूर्ण शराबबंदी कर दी। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि बिहार में शराब के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ये सबसे सही समय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद कर्ज सस्ते हो सकते हैं और घर व वाहन के कर्ज की ईएमआई सस्ती हो सकती है। 2 महीने पर होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने ब्याज दरों में आगे भी उदारता बनाए रखने के संकेत दिए। इससे एक दिन पहले सोमवार को सीआईआई के सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्याज दरों में कमी की जरूरत बताई थी। इस कटौती के बाद रेपो रेट घटकर 6.5% हो गई है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
बैंक का संकट हो या उद्योगपतियों और कंपनियों का, सभी के लिए मूल दोषी यूपीए सरकार का वक्त है। मनमोहन सरकार के आखिरी सालों में नीतिगत लकवा ऐसा था कि तमाम बड़े प्रोजेक्ट ठप हुए। उसके चलते सड़क से लेकर खनन आदि तमाम क्षेत्रों में अनिश्चितता आई और संकट बनने लगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। भारत के मशहूर कारोबारी विजय माल्या का मामला एक केस स्टडी है। इससे बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और देश के कारोबारियों की हकीकत जाहिर हुई है। माल्या के मामले से ऐसा लग रहा है जैसे संकट एक कारोबारी समूह और बैंकों का है, लेकिन असल में संकट भारत की आर्थिकी का है, जिसका शिकार बैंक भी हैं, वित्तीय संस्थाएं भी हैं और कारोबारी भी हैं। भारत के दर्जनों बड़े कारोबारी समूह मुश्किल में फंसे हैं। उन्होंने जिन परियोजनाओं में पैसा लगाया है वो पूरी नहीं हो रही हैं और उनके ऊपर बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का दबाव बढ़ रहा है। देश में कई मशहूर उद्योग समूहों ने जो रियल एस्टेट और यहाँ तक कि ऊर्जा जैसे क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्हें अपने प्रोजेक्ट बेचकर कर्ज लौटाना पड़ रहा है। हाल ही में एक बड़ी कंपनी ने अपने 2 पावर प्रोजेक्ट बेचे हैं। इसके बावजूद उसके ऊपर करीब 30,000 करोड़ रुपए का बकाया है। बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जो मुनाफे में हैं और बैंकों की कर्ज अदायगी समय से कर पा रही हैं। यह हालात पिछले कुछ सालों में बने हैं और अगर विजय माल्या का मामला नहीं खुलता तो अभी कुछ समय तक इस पर पर्दा पड़ा रहना था। असल में आर्थिक सुधारों पर यथास्थिति बने रहने और यूपीए सरकार में नीतिगत लकवे की वजह से ऐसे हालात बने हैं। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक के बाद एक जिस तरह से घोटाले खुले और पिछली तारीखों से केस निकालकर अधिकारियों को उसमें लपेटा गया, उसका नतीजा यह हुआ है कि अधिकारियों ने फैसले करने बंद कर दिए। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तमाम अपील के बावजूद अधिकारियों ने जोखिम लेना ठीक नहीं समझा, सो फाइलें अटकी रहीं। इसी तरह भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर बने कंफ्यूजन के कारण भी कई प्रोजेक्ट अटक गए। बरसों तक रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फॉर्मूला अपनाया। यूपीए की सरकार के समय 1 दर्जन बार से ज्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। इसका असर ये हुआ कि बाजार में नकदी का अनुपात कम होता गया। लोगों के पास पैसे नहीं थे और सस्ते लोन की सुविधा नहीं थी, तो रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर की तेजी थम गई। इस समय देश में लाखों की संख्या में फ्लैट बनकर तैयार हैं, लेकिन उनका खरीदार नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाली कंपनियों का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और साथ ही बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकार का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। यह एक तरह का दुष्चक्र है जिसमें आर्थिकी फंसी है। न बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, न बाहर से बड़ा निवेश आ रहा है और न बाजार में मांग बढ़ रही है। इसी वजह से बैंकों के पैसे भी अटके हैं और बैंक कर्ज देने से भी घबरा रहे हैं। तभी माना जा रहा है कि इस दुष्चक्र से निकलने के लिए कोई फैसला करना या एक नीति बनाना काफी नहीं होगा। सरकार को समग्रता से इस संकट के बारे में सोचना होगा और इसका समाधान करना होगा। एक तरफ उसे आर्थिक सुधारों की गाड़ी तेज दौड़ानी होगी तो दूसरी ओर बरसों से अटकी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर देना होगा। बैंकों को अपने डूबे हुए पैसे निकालने के लिए जोखिम लेकर और निवेश करना होगा और सरकार को भी यह ध्यान रखना होगा कि वह सिर्फ राजनीति की खातिर ईमानदार उद्योगपतियों और कारोबारियों के हितों की बलि न चढ़ाए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कर्जदार कारोबारियों के संकट पर चर्चा करेंगे। विजय माल्या के चलते पूरे देश का ध्यान कर्जदार कारोबारियों और कंपनियों पर है। माहौल ऐसा बना है जिससे लगता है मानो बैंकों को लूटने के लिए ही कर्ज लिया गया। यदि यही बात है तब नामी घराने लाखों लाख करोड़ रुपए की देनदारी के संकट में है। यह संकट आर्थिकी के कारण ज्यादा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बैंकों से जिसने कर्ज लिया है उन सबसे पाई पाई वसूली जाएगी। फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि पैसा दे दें, नहीं तो तमाम तरह की कार्रवाइयां संभव है। क्या लगता है आपको कि एनपीए और जो उद्योग धंधे इस समय परेशानी में है, सचमुच में वसूली हो सकेगी? एनपीए का कोई समाधान निकलेगा या संकट बढ़ेगा? देखिए, 2 बातें उन्होंने कही। हाँ, कि पाई पाई वसूल करें। हाँ, और वसूलना उनका लक्ष्य है। हाँ, तो वसूलना अगर लक्ष्य है तो उसके लिए उनको बहुत से तरीके अपनाने पड़ेंगे। सरकारी हथकंडे काम नहीं करते इन सब चीजों में, आपने देखा ही है। सरकार की एबिलिटी इन सब मामलों में बड़ी लिमिटेड है।
तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पोजीशन, इनकी अधिकतर समस्याएं तो आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने सॉल्व कर दी है। हाँ, अब रहा वो कुछ मलया के चलते ये इशू ऐसा हो गया, ये पॉलिटिकल इशू बन गया। हाँ, तो इनको इस तरीके का भाषण देना पड़ा है। लेकिन सवाल ये कि जो अधिकतर लोन लिए गए हैं ये बीजेपी के रेजिम में नहीं लिए गए। ये 2008 में देखिए लगभग 43,000 करोड़ रुपए की एनपीए थी, जो बढ़ करके 3,43,000 करोड़ रुपए, हाँ, ये जाकर के अभी 15-16 में हो गया है। और सबसे ज्यादा जो एनपीए बढ़ी है वो जो लास्ट ईयर ऑफ यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, 11 से लेके 13 तक, 14 के पहले, हाँ, उसमें बढ़ी है। आज की तारीख में लाखों करोड़ रुपए एनपीए में है, तो क्या वसूलाई संभव है क्या? उसके लिए इनको, वही मैंने कहा ना, रघुराम राजन साहब ने काफी समस्याएं हल की हुई। उन्होंने बैंकों को कहा है कि आप अपना बैलेंस शीट क्लियर कीजिए, और बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका जो है वो बैंक अपना कर रहे हैं कि भाई अंत में क्या होगा कि बैड बैंक्स बनेंगे। हाँ, जो मतलब वो लोन को बट्टे खाते में डाल के उसको बैलेंस शीट ठीक करेंगे। लेकिन ये फिर पाई वसूलना नहीं होता। हाँ, लेकिन पाई वसूलने वाली बात तो आप नहीं, लेकिन फिर भी एक ये है कि भाई आप बट्टे खाते में, बैंक ने जो कर्जा लिया वो लाखों करोड़ रुपए अगर बट्टे खाते में चला जाएगा तो फिर सरकार की और सबकी धमक कैसे होगी? बट्टे खाते में नहीं जाता ना। हाँ, आज की दुनिया में वही तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें सबसे नहीं, लेकिन आपको ये नहीं मानना कि इसके बजाय, इस अप्रोच के बजाय इकोनॉमी को आर्थिकी में गति लाने के उपाय हो? नहीं, वो आर्थिक गति तो ला रहे हैं एक तरीके से, उस तरफ तो गति बढ़ी। इन्होंने क्या किया, ऐसी गति पैदा कर दी जिसमें 2 किलोमीटर से ज्यादा सड़क नहीं बनते थे, तो उसमें आप उद्योग धंधों को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, और बैंकों को लगा कि पता नहीं अचानक कहां से इकोनॉमी पिकअप हो जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हुए थे, लोगों को पूरा विश्वास था ये कुछ जादू की छड़ी चला देंगे, इकोनॉमी में गति आ जाएगी। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री को उनके भाषण पर मत लीजिए, प्रधानमंत्री काफी व्यवहारिक आदमी है, वो बोलते कुछ है और करते भी कुछ और ही है। हाँ, तो इसलिए नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उद्योगपतियों को, जो औद्योगिक समूह है, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये एक पार्ट, मतलब रूटीन का हिस्सा है जो ये सारी कुछ कवायद है उनको। ये कि सचमुच में विजय माल्या के बाद में ये सब भले जो बड़े बड़े स्टील की कंपनियां हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनके ऊपर एनपीए बहुत है, उन सबको टाइट किया जाएगा? नहीं, आप टाइट करके क्या कर लेंगे? हाँ, कंपनी सिक पड़ी हुई है। हाँ। या तो स्ट्रेटेजिक डेट स्ट्रक्चरिंग करें, उसमें ये होगा कि आप उन कंपनियों के शेयर खरीद लेंगे। हाँ। शेयर खरीद लेंगे और उसको बाद में बेच देंगे। हाँ। अब सवाल ये, अगर मंदी का दौर चलता रहा तो आपने शेयर खरीद भी लिए तो कम रेट, वो जो शेयर लिस्टेड है, हाँ, वो उसके बहुत कम वैल्यूएशन है आज की। हाँ। अच्छा, और बैंक मैनेजमेंट तो चला नहीं सकती। हाँ, इसमें यह है कि उनका कहना है, प्रधानमंत्री जी के कहने का खास अर्थ ये है कि भाई आप लोग जो पैसा लेते हैं वो जमाना भूल जाइए। असली मैसेज उनका ये कि वो आप यूपीए 2 का जमाना भूल जाइए कि आप पैसे लेकर करके और पतली गली से निकल जाते थे, वो अब चलने वाला नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि जो पैसा लिया गया वो प्रोजेक्ट के ऊपर लिया गया, वो कोई बुनियादी पतली गली से नहीं। मतलब आप किंग फिशर वाली एयर में, उसके अंदर भी उसने भी अपने 4,000 करोड़ रुपए, या उसने भी अपना बिजनेस प्लान तो बनाया था। अब देखिए, आपने जो कहा, मलया ने अब लोन ले लिया किसके अगेंस्ट में? ब्रांड नेम पर। ब्रांड नेम पर की भी एक वैल्यू तो होती है, बहुत होती है। वैल्यूएशन किसने की, किसी को पता नहीं है। यही तो सिस्टम है, यही तो बैंक का जो सिस्टम है उसी मौजूदा में तो हुआ। इस वही है ना, बैंकों ने अपना काम ड्यू डिलिजेंस वो नहीं किया कायदे। और वही जो मैं कह रहा था ना कि इतनी यूनियन बाजी होती है कि जो प्रोफेशनल इवैल्यूएटर्स हैं वो बैंक में कभी, पब्लिक सेक्टर बैंक में एम्प्लॉय नहीं हो पाते, वो हायरार्की बनी हुई है। और दूसरी बड़ी बात है कि बैंकों में भारत सरकार अपना इतना बड़ा शेयर क्यों रखे? हाँ, ये किसी में 57%, किसी में 75% आपने रखा हुआ है। अरे भैया, आपको एक वोटिंग राइट ही चाहिए, तो 25% पर वोटिंग राइट हो जाती है। उनको आप सोशलाइज कीजिए और प्राइवेटाइज कीजिए ताकि शेयर होल्डर कंट्रोल रहे। नहीं, लेकिन मुकुल जी, फिर बुनियादी सवाल पर आई है कि क्या उद्योगपति और इस देश का औद्योगिक जो तमाम घराने वो चिंता में आज की तारीख में होने चाहिए, परेशान फंसे हुए होंगे, उनकी मनोदशा कैसी होगी? बहुत बुरी तरह उलझे में या लापरवाही
लापरवाह होंगे? नहीं, लापरवाह नहीं होंगे। जी। परेशान तो देखिए, परेशान तो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के पहले से ही है वो। जी। ये हमारे समाज में एक बहुत गलतफहमी रही है कि पैसा बनाने वाला हर आदमी चोर है। जी। पैसा बनाने वाला हर आदमी चोर नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है, बहुत पुण्य के काम भी कर रहे जी। हैं। हाँ, तो ये है कि हर आदमी चोर नहीं है, हर उद्योगपति चोर नहीं है, और वो खुद परेशान है कि ये मंदी के दौर से कैसे निकले। असली संकट मंदी का, जिससे निकलने की चुनौती है। जी। जी मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।